गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सेको आईएएस यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है 6 मई 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज और एक्सप्लेन्ड पेज, आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो जो मणिपुर की एथनिक फॉल्ट लाइन्स चल रही हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। क्या क्या हमें ध्यान रखना है यहाँ पे? सबसे पहले कौन सी कम्युनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनके बीच में क्लैशेस हैं, क्या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, क्या अभी वहाँ सिचुएशन चल रही है और किस तरीके से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए या फिर क्या उसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल जैसे कि PSIR, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमारे ऑप्शनल के लिए बेनिफिट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर एथनिक फॉल्ट लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑनगोइंग वायलेंस है वो किस किस के बीच में है। वो कुकी जोमी ट्राइबल्स के बीच में है और हिंदू मेतीज़ के बीच में है। ठीक है, आप इसको यहाँ से समझिए कि हिंदू मेतीज़ एक ट्राइब है, मेतीज़ एक ट्राइबल ग्रुप है और कुकी जोमी ट्राइबल्स हैं, उनके बीच में ऑनगोइंग वायलेंस चल रही है। और मणिपुर में पहले भी क्लैशेस होते आए हैं। 1993 की बात करें तो हिंदू मेतीज़ और पंगाल्स जो कि मुस्लिम हैं, उनके बीच में हॉरिफिक वायलेंस के क्लैशेस देखे गए थे। अब इस इशू के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं कि क्या जो मणिपुर का ज्योग्राफिकल है वहाँ पे किस तरीके से कल्चर डेवलप हुआ। तो मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन मोस्टली जो डिवाइड किया गया है मणिपुर को वो वैली और हिल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जाता है किंगडम ऑफ कांगलेपाक, जो कि निंगथौजा डायनेस्टी ने रूल किया था। उस टाइम पे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो वैली से आउटसाइड जो एरिया थे वो भी किंगडम के पार्ट थे। अब यहाँ पे क्या देखा गया, जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमेशा से तनातनी रही है। वो किस तरीके से रही कि जो कांगलेपाक किंगडम था, जो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, वहाँ पे क्या देखा गया, वो बार बार नागा ट्राइब्स के द्वारा रेड किया जा रहा था। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तो जो थे मणिपुर में, उन्होंने कुकी जोमी ट्राइब्स को लेके आए कुकी चिन हिल्स से। कहाँ से? जो बर्मा में लोकेटेड है, वहाँ से कुकी जोमी ट्राइब्स को लेके आए एज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ मेती पीपल फ्रॉम नागा पीपल, ताकि वो एक बफर की तरह एक्ट करें मेतीज़ और नागा के बीच में, और ब्रिटिश का जो प्रोटेक्टरेट है वो भी बना रहे और जो मेती किंगडम है, जो कांगलेपाक किंगडम था, उसको भी प्रोटेक्शन मिलता रहे। अब जो कुकीज़ हैं वो नागा की तरह हंटिंग वॉरियर्स थे और महाराजा ने उन्हें लैंड दे दी रिजेस के लॉन्ग, हिल्स के रिजेस के लॉन्ग, वैलीज़ के रिजेस के लॉन्ग, जहाँ पे वो एक्ट एज अ शील्ड कर पाएँ इम्फाल वैली को बचाने के लिए। तो ये आप यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब नागाज़ और मेतीज़ के बीच में एथनिक टेंशन्स बढ़ी, तो जो कुकीज़ थे, जो कि इनिशियली मेतीज़ के प्रोटेक्शन में लाए गए थे, उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। जब नागालैंड ने एक सेपरेट स्टेट की मांग करी, जिसको हम बोलते हैं नागालिम, नागालिम की मांग करी कि सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री अदर देन इंडिया, तो जो कुकी ट्राइब्स थी उनके अंदर भी कुकी लैंड के लिए एक जागरूकता, एक मिलिट्राइजेशन डेवलप हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें एक कुकी लैंड चाहिए इंडिया के विद इन, लेकिन एक सेपरेट स्टेट की तरह, नॉट लाइक नागालैंड जो कि एक सेपरेट स्टेट मांग रहे थे। अब यहाँ पे देखा गया कि जो प्रोटेक्शन के लिए लाए गए थे कुकी जोमी ट्राइब्स, वो ही मेतीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। अब यहाँ पे मेतीज़ जो हैं उनके अंदर भी एक फियर हुआ। अब ये चीज़ें क्योंकि नागा और कुकी मूवमेंट्स चल रही थी, तो इससे फ्यूल्ड हुआ मेती का नेशनलिज्म। उन्होंने भी लगा कि हमें भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट्स और अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा।
वहाँ से स्टार्ट हुई मेती मूवमेंट्स और मेती का शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में एंट्री करने के लिए मांग। उसके साथ साथ इनर लाइन परमिट के लिए भी डिमांड बढ़ी, जिससे कि जो इंट्रूडर्स थे, जो कि एलियंस थे अदर देन मेतीज़ या फिर कुकीज़ या नागाज़, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से इन्वेड कर रहे थे, इंट्रूड कर रहे थे एलियन, उन्हें रोकने के लिए। और ये भी डर था मणिपुर का लैंड भी कम हो जाएगा अगर नागालैंड या कुकीलैंड बना, तो ये भी मेतीज़ के अंदर डर था एक। उसके बाद अब समझें कि प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है, जो रीसेंट अनरेस्ट है, वो कब से स्टार्ट हुआ। जब ट्राइबल ग्रुप्स को ये रियलाइज़ हुआ म्यांमार के कू के बाद कि वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो मणिपुर में एंटर कर रहे हैं, तो वो उनके जो जो फियर्स थे कल्चरल एथनिक क्लेंजिंग के या फिर कल्चरल होमोजेनिटी के, हेटरोजेनिटी के, वो और भी काफ़ी डेवलप हो गए। तो अब उन्होंने सोचा कि एसटी स्टेटस मिलना या फिर उन्हें एज अ फॉरेनर्स या फिर ट्राइबल्स ना कह के एक आउटसाइडर्स का दर्जा दिया जाना मेतीज़ को भी, ये उनके एक अभिमान पे चोट थी। इसलिए उन्होंने अभी मिलके ये ऑर्गेनाइज़ किया और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वायलेंट हो गए, जिसको कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करना चाहिए पीसफुली विद कम्युनिकेशन एंड विद अप्रोच ऑफ वेलफेयरिज्म एंड नॉट सम पॉलिटिकल एजेंडा। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पूरा देखा, पूरा समझा कि मणिपुर एथनिक फॉल्ट लाइन्स जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अब हम एडिटोरियल पेज पे जाते हैं और समझते हैं उसके बारे में कुछ और चीज़ें। ये जो ऑथर हैं इन्होंने बताया कि वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे किस तरीके से वायलेंट क्लासेस चल रहे हैं, और कनेक्ट किया एक PSIR या फिर सोशोलॉजी के कंसेप्ट से। पॉल ब्रास एक थिंकर हैं जिन्होंने एक कंसेप्ट का नाम बताया था इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम का मतलब कि जहाँ पे राइट्स को प्रिपेयर किया जाए, एक्टिवेट किया जाए और सस्टेन किया जाए विद एक्सप्लेनेटरी जस्टिफिकेशंस। मतलब कि प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, मूवमेंट्स कैसी हो सकती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, अनप्रिवेंटेबल होती हैं, दे डेवलप साइमल्टेनियसली। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम है, जो एक ट्विटर टूल किट जिसको हम सुनते आए हैं पिछले एक डेढ़ साल में, उस तरीके से पॉल ब्रास ने इस कंसेप्ट का नाम लिया था इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम। ये आप यूज़ कर सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम। उनको फ्यूल किया जाता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिशियंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कम्युनल क्लैशेस को बढ़ाया जाता है। तो ये कंसेप्ट आप सोशियोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, PSIR में यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आर्टिकल 371C के बारे में भी पढ़ें यहाँ से। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो ट्राइबल लैंड राइट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ को। देन उसके बाद जो रिज़र्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो मार्क दे दिया गया है कुकी-ज़ोमी हमारे इनहेबिटेड एरियाज़ को, उसकी वजह से भी एक एग्रेशन है। फिर एक यहाँ टर्म इन न्यूज़ देखें तो टर्म मिलता है डाक चिट्ठा, जिसका मतलब है लैंड डॉक्यूमेंट। ये आप प्रीलिम्स में देख सकते हैं। अब ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 371C में ही कि किस तरीके से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर हिल एरियाज़ कमेटी, इनको आप रिवाइज़ करिए यहाँ से आप देखिए इसके कीवर्ड्स, एथनिक क्लेंजिंग, क्रिएटिंग फियर, सैनिटाइजेशन ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेटेड एरियाज़ टू एस्टैब्लिश्ड एथनिक होमोजेनिटी। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, आर्टिकल नंबर याद करिए कौन से आर्टिकल में आता है ये, और प्रेसिडेंट रूल लगने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यहाँ से आपने समझा कि किस तरीके से मणिपुर में जो क्लैश चल रहे हैं वो हम अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 करके प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया। देन जो मेतीज़ हैं वो मोस्टली हिंदूज़ हैं और 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन है इम्फाल वैली में,
और जो हिल ट्राइब्स हैं नागा एंड कुकी, दे आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस और पहले से उनके पास एसटी स्टेटस है। अब यहाँ पे कल्चरल मार्जिनलाइजेशन का इशू है, इसे कैसे डील करना चाहिए? ये जो पैचवर्क है कल्चर्स, फेथ और एथनिसिटीज़ का, एक तो हिस्ट्री ऑफ मिसट्रस्ट है जो उसको दूर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। कम्युनिकेशन, अमन कमिटीज़ और एक कॉमन ग्राउंड पे डेवलप होना चाहिए, जिससे कि ये सारे जो फिशर्स हैं, जिससे जो सारे प्रॉब्लम्स है वो आयन आउट हो सकें और पीस एस्टैब्लिश कर सकें। फिर यहाँ देखें तो बिटर स्वीट एक आर्टिकल है जहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करी गई है कि किस तरीके से गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उसका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसको मार्केट को सप्लाई डिमांड पे अपने आप बैलेंस होना चाहिए थ्रू प्राइस मैकेनिज़्म, ना कि एक पॉलिसी या फिर एक स्ट्रोक ऑफ पेन की मदद से एक सब कुछ एक वर्चुअल बैन लगा दिया गया, ब्लैंकेट बैन। इसके पीछे मार्केट का रोल ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है सप्लाई साइड मेजर्स की वो टू फोल्ड है। जो प्रॉब्लम है सप्लाई साइड मेजर्स की इंडिया में वो टू फोल्ड है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं वो सप्लाई साइड को ज़्यादा ध्यान में रख के दी जाती हैं और मोस्टली इन्वोक की जाती हैं जब प्राइस राइज करता है, ना कि तब जब प्राइस फॉल करे। इससे क्या होता है, ये एक इनहेरेंट प्रो कंज्यूमर अप्रोच है अपोज टू प्रो प्रोड्यूसर, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो उसका जो इन्वेस्टिंग सेंटिमेंट है, उसका जो प्रोडक्शन सेंटिमेंट है वो लूज़ कर जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी को भी प्रिविलेज नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो मार्केट को अलाउ करना चाहिए उसे कि वो कैसे बैलेंस करे सप्लाई और डिमांड को थ्रू परफेक्ट प्राइस मैकेनिज़्म। सेकंड प्रॉब्लम है जो मायोपिक नेचर है। मार्केट को बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट पिछले सालों में बढ़ा है उससे क्या हुआ है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन गए फॉरेन मार्केट्स में, जैसे कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया और इराक में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे पॉलिसीज़ जहाँ एक्सपोर्ट बैन कर दी गई उससे कॉन्फिडेंस जो है कंट्रीज़ का वो लूज़ होगा और जो मार्केट बनी है वो इंडिया उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा। यहाँ पे साथ साथ जो एग्री बिजनेस हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी बनने में इतना समय लगता है जितना पॉलिसी हटाने में कुछ घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान चीज़ें रखने वाली बात है कि किस तरीके से हमें एक्सपोर्ट्स को बैन ना करके मार्केट को सप्लाई साइड और डिमांड साइड को बैलेंस करना चाहिए। यहाँ से हम समझ सकते हैं। फिर ये हम आर्टिकल देखें तो यहाँ पे बात हो रही है ड्रग की। जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच है वो कैसे डील करे ड्रग यूज़ प्रॉब्लम को। तो प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें तो सबसे पहले उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जो कैनबिस मैरिजुआना उसके कल्टीवेशन को लीगलाइज कर चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश भी अब इस रेस में साथ साथ चल रहा है जो कि कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है कि NDPS एक्ट को समझना। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, कंजप्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट और यूज़ टोटली प्रोहिबिटेड हैं और क्रिमिनलाइज्ड हैं। मतलब कि प्राइवेट एजेंसीज़ ये सब नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास इसका अधिकार है। अब यहाँ पे देखा गया कि जो ड्रग लेते हैं, जो ड्रग डिपेंडेंस है, वो क्रिमिनलाइज होने की वजह से लॉन्ग प्री ट्रायल इनकारसरेशन और स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ यूज़र्स हो जाता है। हमें ड्रग यूज़र्स और ड्रग ट्रैफिकर्स में डिफरेंस समझना होगा, विक्टिम्स और क्रिमिनल्स में डिफरेंस समझना होगा। 2001 में हुई अमेंडमेंट इस तरीके से सोचता है, वो इस बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स जिनके पास होती हैं और जो कमर्शियल क्वांटिटीज़ में ड्रग्स रखते हैं उनमें एक डिफरेंस होना चाहिए। ये एक वेलकम स्टेप है जिससे हम डिस्टिंक्ट कर पाएँ कि ड्रग यूज़र्स और ड्रग ट्रैफिकर्स में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन पोजेशन ऑफ ड्रग और कंज्यूमिंग इट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आज भी एक ऑफेंस माना जाता है NDPS एक्ट के अंदर। ऐसे केसेस जो हैं वो लगभग 60% से ज़्यादा हैं
जो ड्रग्स केस से रिलेटेड है, और महाराष्ट्र में तो ये केसेस 85% से भी ज़्यादा हैं जिनके पास स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पाई जाती है। अब ये जो ड्रग यूज़र्स हैं, ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको विक्टिम ना देख के क्रिमिनल्स देखने के तरीके से क्या होता है, जो जेल में जाके अंडर ट्रायल जो एक इतना लंबा प्रोसेस चलता है, उसमें ये पेडलर्स बन जाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू इंक्लाइन हो जाते हैं। एनडीपीएस एक्ट जो है वो जेल को रूल और बेल को एक्सेप्शन बना रहा है, जबकि असलियत में इसका उल्टा होना चाहिए। तो जो मॉरल पैनिक है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्ट हाइप्ड जो आर्यन खान केस था वहाँ पे देखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने रिकमेंड किया 2021 में कि डीक्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए जिनके पास स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग्स मिले, क्योंकि वो पर्सनल कंजप्शन के लिए एक ड्रग एडिक्ट या एक ड्रग विक्टिम है, कल्परेट नहीं है। तो ये हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। देन साथ ही साथ मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विसेज दिया जाए 1 साल के लिए ड्रग एडिक्ट्स को, ताकि वो समझें और इस चीज़ से बाहर आ सकें। दिक्कत क्या है इसमें, जो ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता है, वो उनके सोशल वेलबींग को अंडरमाइन करता है, क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी के प्रीशियस टाइम को वेस्ट करता है, ऑलरेडी बर्डन कोर्ट्स के टाइम को वेस्ट करता है, जो ओवर वर्कड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं और ऑफिसर्स हैं उनके भी रिसोर्सेज को ज़ाया करता है, पब्लिक रिसोर्सेज जो कि उनके रिहैबिलिटेशन में काम आ सकते थे उनको हम वेस्ट करते हैं पूरे लंबे प्रोसेस में। यहाँ पे इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, हम लेसन लें कंट्रीज़ लाइक पोर्टुगल एंड कनाडा, जिन्होंने ये बताया है कि पब्लिक हेल्थ अप्रोच की किस तरीके से एफिकेसी इस केस में बढ़ सकती है। ज़्यादा दूर क्यों जाना, अपने इंडिया के सिक्किम में देखें तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को डील किया है डिफरेंशिएट करके पेडलर्स और कंज्यूमर्स को। इस मॉडल को हम अगर अपना लें और डीक्रिमिनलाइज कर दें तो हम नेशनल लेवल पे भी ये मॉडल रीअप्लाई कर सकते हैं और इस ड्रग यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक अच्छा टॉपिक बन गया मेंस के आंसर का। इसको ज़रूर रिवाइज़ करें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग के बारे में भी एक आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे आप समझें तो जो अर्बन प्लानिंग को लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना देखें, हमें उसे एक एथिकल इशू की तरीके से देखना चाहिए। एथिकल इशू की तरीके से कैसे, कि वो जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं माइग्रेंट्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, वहाँ पे हम इश्यूज़ देखना चाहिए, ना कि ये लीगल प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो डेवलपिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके अच्छे से काम ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स राइज़ होती हैं, और जो फिर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस को ध्यान रखने से हमें ये सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ना ही सिर्फ डिमोलिशन या फिर एंक्रोचमेंट को हटाने से। एक समझ बिठानी होगी पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच में कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को डील करना है, और एंगेज करना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटीज़ से और पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट, जिससे कि हम जो अर्बन प्लानिंग है उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो ये आप आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए। तो ये आज हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे कुछ न्यूज़पेपर में, आप ये वाला आर्टिकल भी ज़रूर पढ़िए। कोविड को नो लॉन्गर हेल्थ इमरजेंसी बोला गया है, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। 3 कंडीशंस होती हैं कि जब किसी डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा जाता है। प्रीलिम्स में आप इसको ज़रूर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप यहाँ से ये पढ़िए और न्यूज़पेपर को कवर